हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पार्श्वदेशतारिणे। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागरं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सघन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भागवत के संदर्भ में इस आख्यान में फिर से आपका स्वागत करते हैं। और आज का जो विषय है लव वर्सेस अरेंज मैरिज। आज का जो विषय है ये काफी चर्चित विषय है। सबसे पहले जब हम लव मैरिज की बात कर रहे हैं, पहले कुछ चीज़ों को हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये चीज़ें हैं क्या। और जब आप डिफाइन कर लेंगे उन चीज़ों को तो जाके आप समझ सकते हैं कि वो चीज़ उसके हिसाब से चल रहा है या नहीं। तो हम डेफिनेशन पे आते हैं पहले। लव और अरेंज है ना। लव जो भागवत से जो डिफिनेशन है या जो लव का जो ऐसे आपको जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें दो चीज़ें होनी चाहिए। पहला होना चाहिए अनकंडीशनल, बिना शर्त का होना चाहिए, बिना शर्त के। और दूसरा होना चाहिए विदाउट अल्टीरियर मोटिव्स, बिना हेतु के। कुछ मतलब नहीं, बिना मतलब का, बिना मतलब। बिना मतलब, बिना शर्त, बिना मतलब। ना शर्त हो, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। नई रीत चला के तुम मेरी प्रीत अमर कर दो। तो लव को लोग सोचते हैं बिना शर्त हो, बिना मतलब हो। गाते भी हैं, हर गाने में यही मिलेगा। गाते भी यही हैं, चाहते भी यही हैं। लेकिन जब लोग प्यार करना चालू करते हैं तो पहला जो है वो सुंदरता देखते हैं। एक लड़का देखता है कि लड़की सुंदर है, और लड़की देखती है कि लड़के के पास जो एटीएम है वो कितना बढ़िया है, कितने बैंक के एटीएम लेके घूम रहा है ना। अगर ये दोनों कंडीशन हटा दें, कभी आपने देखा किसी भी मूवी में बहुत काली और बहुत ही कुरूप लड़की है, उसको उन्होंने बहुत प्रमोट किया, और हीरो जो है गरीब है, उसको ये लड़की जाके प्रपोज कर रही है। ऐसे स्टोरीज 8 मूवीज में बनेगी। रियल जो फेमस मूवीज है उसमें स्टोरीज नहीं मिलेंगे आप। खैर, लव का जो डिफिनेशन है ये, जैसे कि मान लीजिए है ना, और ये जो है इसके टूटने का, कभी ये टूटे नहीं, चाहे कैसा भी इस पे डिफिकल्टी आ जाए, कितना भी डिफिकल्ट हो जाए वो टूटे नहीं, है ना। जैसे कि अगर शर्त बोले, जैसे कि अगर लड़की बोलती है कि एक गुलाब ला के दो, और लड़का बोलता है बारिश हो रहा है, बारिश रुकेगा ना मैं गुलाब ला के दूंगा, तो शर्त जैसे ही लग जाएगा ना वो प्यार खत्म हो जाएगा। बिना शर्त का प्यार होगा तो प्यार असली होगा। और टूटने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन वो टूटे नहीं तो जाके प्यार सच्चा है।
खैर, इसके ऊपर हमने चर्चा पहले किया है, हम यहाँ ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लव के लिए दो डेफिनेशन होना चाहिए, ठीक है। और अरेंज तो आप जानते हैं, अरेंज मैरिज का मतलब है माँ बाप आते हैं और जाके बच्चों के हॉरोस्कोप वगैरह सब मिलाते हैं, मैच वैच करके उनका फिर जाके विवाह कराते हैं। अब दुनिया में जो मैरिज होते हैं दो तरह के हो गए, ऐसे और वैसे। ऐसे मुझे डस्टर पसंद नहीं है, कपड़ा पसंद है, लेकिन बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि आप डस्टर यूज करें, तो कभी कभी पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से चलना पड़ता है। इतना तक ठीक है। ठीक है। लव मैरिज, अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज मतलब अरेंज करें। कितने लोग अरेंज हो रहे हैं, कितने लोग लव हो रहे हैं? दुनिया में 50% से ज़्यादा मैरिज अभी भी अरेंज होते हैं, पूरे दुनिया में आज भी। इतना हॉलीवुड, बॉलीवुड, डिज्नी, हॉटस्टार, प्रीमियम सब होने के बाद भी ज़्यादा मैरिज आज भी अरेंज। और ये लव मैरिज, ठीक है, तो उससे कमी हो रहा होगा। अब देखते हैं दोनों को सामने सामने लाके देखते हैं क्या बात हो रहा है। ऐसा दिखाते हैं मूवीज में कि लव मैरिज इज मैरिज ऑफ चॉइस। तुम्हारे पास खुद का चॉइस है ना, तुम्हारे पास मैरिज ऑफ चॉइस। सारे मूवीज देख लीजिए, ऐसे ही लगता है। और उसमें अगर अरेंज मैरिज कहीं हो रहा है लड़की का, तो ये दिखाएंगे कि जो इससे अरेंज मैरिज हो रहा है, एक नंबर का थर्ड क्लास डफर, गोल आदमी, देखने में भी एकदम बेकार दिखेगा आपको। किसी एक थर्ड क्लास कैरेक्टर को खोज के वहां पे अरेंज मैरिज वाला पार्ट दिखा देते हैं। और लव मैरिज वाला एकदम हीरो रहेगा, एकदम स्मार्ट फ्लैम्बॉयंट बॉय रहेगा। उसको देख के बोला वो लड़का तो ऐसा होना चाहिए। इससे सटल मैसेज क्या जा रहा है, सूक्ष्म रूप से मैसेज क्या जा रहा है, जानते हैं लोगों के बीच में, कि लव मैरिज इज राइट, अरेंज मैरिज इज रॉन्ग। ये मैसेज भेजा जा रहा है। लेकिन हो क्या रहा है, अरेंज मैरिज का डाटा, अब डाटा से बात करना है ना। अब इतना स्टैटिस्ट लगा दिया है तो डाटा पे बात करेंगे। अरेंज मैरिज जो है, इसमें डाइवोर्स का रेट है 6.3%। और ये डाटा है स्टैटिस्टिक ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट 2018 फरवरी का डाटा है। 2018 में, वो कोई बहुत पुराना डाटा लेकर नहीं आ रहा अंग्रेजी के जमाने वाले। ये 18 का डाटा है ना। डाटा कलेक्शन के लिए भी 1 साल लगता है। 2020 का डाटा नहीं मिलेगा अभी आपको, क्योंकि उसको कलेक्शन होगा, ये अगले साल पब्लिश होगा। 18 का डाटा दे रहा हूं मैं आपको। और ये मैरिज का क्या हाल है भैया? हाल कैसा है जनाब का, हम तो बिछड़ गए, आहा हा, डाइवोर्स हो गया, हा हा हा। 80% डाइवोर्स अरेंज मैरिज का। पहला, दूसरा, तीसरा अरेंज मैरिज में, सॉरी लव मैरिज में जो थर्ड मैरिज होता है, लव मैरिज में थर्ड टाइम जो मैरिज करते हैं, थर्ड टाइम, उसका डाइवोर्स रेट 80% है। पहले बार का थोड़ा कम होगा। कम वाला मैं क्यों लिखूं, खोजो अपने से। मुझे जो अच्छा लगा मैंने लिख दिया। कम भाई, ऐसा बहुत कम नहीं है, वो भी 50-60% और 80% ऐसा है। ये किधर 6% है, ये किधर 80% है। जगो, तुम्ही जगा आणि दुसरा जागवा, आंखें खोलो और दूसरों की आंखें भी खोलो, है ना। 80% डाइवोर्स रेट है। मैरिज ऑफ चॉइस, डाइवोर्स ऑफ चॉइस, नो चॉइस, डाइवोर्स विथ नो चॉइस। होता क्या है आगे देखते हैं। हरे कृष्ण। अरेंज मैरिज में क्या होता है, सिमिलर सोशल बैकग्राउंड। पहला तो जाति मैच करते लोग, है ना। निग्रो निग्रो से करेगा, भूटानी भूटानी से, चाइनीज चाइनीज से, है ना। जो है अपने सोशल मैच पहले करते लोग। सोसाइटी एक होना चाहिए,
ये पहला मैच होता है अरेंज में। आप बोलेंगे ये तो गलती है, क्यों? क्यों भाई, कारण बताओ, क्यों ये गलत है? कारण दोगे ना। सोशल चीज को मैच करना। सर वाई स्ट्रॉन्ग? अरे जब साथ में रहना है तो दोनों का सबसे पहले विचार मिलना चाहिए। अगर विचार तब मिलेंगे जब अपब्रिंगिंग साथ, विचारों पे 7 चीजों का प्रभाव पड़ता है। विचार, विचार पे जो प्रभाव पड़ता है उसमें से 7 चीजें हैं। ये सब साइंटिफिकली हैं। उसमें एक चीज है अपब्रिंगिंग, दूसरा है फ्रेंड्स, तीसरा है बुक्स जो पढ़ता है, किताबें जो पढ़ता है, चौथा जगह नहीं इसलिए मैं लिख नहीं सकता, टाइम नहीं है बस ये बताने की, ये मेरा भी पॉइंट नहीं है। इसमें से एक पॉइंट है अपब्रिंगिंग। जो सोशल अपब्रिंगिंग है, लड़के और लड़की का अगर सेम है तो विचार उनके सेम होंगे। अगर अपब्रिंगिंग सेम नहीं है, जैसे चाइनीज लड़का अगर इंडियन लड़की से शादी कर ले तो कुत्ता खाना चालू कर देगा। तो सोशल अपब्रिंगिंग सेम नहीं है तो झगड़ा होगा, है ना? ये इसलिए सोशल अपब्रिंगिंग सेम होना चाहिए। दूसरा, फाइनेंशियल, सिमिलर फाइनेंशियल, पैसे में भी लोग आसपास होने चाहिए। फिनेंशियल, ठीक है। पैसे में भी अगर बहुत डिफरेंस हो तो फिर वो एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अमीर बाप की लड़की अगर गरीब के घर में चली जाए, बेचारी हमेशा उसको जो है दिक्कत ही दिक्कत दिखेगा, एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगेगा। और अगर उम्र हो गया, सिमिलर एज, एज भी जो है ना दोनों का वो यंगर एज होनी चाहिए। है ट्रेडिशनली पहले के ज़माने में यंग एज में करते थे शादियाँ। क्यों भाई? वो बैम्बू होता है ना, बैम्बू जब छोटा होता है ना उसको इधर मोड़ो इधर मुड़ जाएगा, इधर मोड़ो इधर मुड़ जाएगा। लेकिन जब मोटा और बड़ा हो गया ना, अब ये कुछ नहीं मुड़ेगा, डन। तो जो शादी करनी है यंग एज में वो एडजस्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, बाद में कुछ एडजस्ट नहीं होने वाला। इसके बाद ये जब दो चीजें डिसाइड हो जाती है, इसके बाद मैच होता है इनका कॉम्पैटिबिलिटी। ये वैदिक, ये कॉम्पैटिबल है कि नहीं? कॉम्पैटिबल, कंपैटिबल मतलब क्या होता है? ये 36 गुण मिलाने होते हैं। और भुकुट, ग्रह मैत्री, आप बोलेंगे ये सब क्या नया नया टर्म आप इंट्रोड्यूस करते, है ना? योनि, ये बहुत है, ऐसे सर पॉइंट्स हैं। नाड़ी, अगर नाड़ी दोनों का सेम हो गया तो इनको नाड़ी में मार्क्स मिलेंगे 0। नाड़ी अगर 0 मार्क्स मिला और शादी हो गया तो हेल्थ एकदम खराब हो जाएगा, और हेल्थ खराब होगा और बच्चे जो आएंगे वो बहुत वीक आएंगे, नाड़ी खराब हुआ तो। भुकुट मतलब होता है भुकुट में 6 या 7 मार्क्स होते हैं। अगर भुकुट का मैच हो गया तो इनके जो लाइकिंग्स हैं एक ही चीज को लाइक करने लगेंगे। और ग्रह मैत्री मतलब वो फ्रेंडशिप कितना रहेगा, लाइक भी कर सकते हैं एक चीज को लेकिन फिर भी फ्रेंड नहीं हो सकते, और डिसलाइक भी कर सकते हैं फिर भी फ्रेंड हो सकते हैं। अगर ग्रह मैत्री में फुल मार्क्स मिलेगा तो डिसलाइक होने के बाद भी दोनों एक दूसरे को हर चीज पे दोस्ती बनी रहेगी। और अगर इसमें 0 मार्क्स मिलेंगे, सेम लाइकिंग होगा दोनों का, फिर भी झगड़ा करेंगे। कभी ऐसा होता है ना, मुझे भी सफेद रंग पसंद है तुम्हें भी पसंद है, फिर भी हम झगड़ते हैं, है ना? लेकिन तुझे सफेद पसंद है मुझे लाल पसंद है, लेकिन फिर भी दोस्ती हो जाती है। तो ये अलग अलग मैच, तो इसमें इमोशन का मैचिंग होता है, इंटेलिजेंस, दोनों का IQ लेवल का मैच होता है, दोनों साथ में आने के बाद दोनों कैसे ग्रो करेंगे आपस में साथ में रह के, वो मैच होता है। ये सब कंपैटिबिलिटी मैच होता है। अब इतना सारा प्रोसेस करने के बाद जो पेरेंट्स होते हैं अरेंज मैरिज में, वो अलग अलग सोर्स से इंक्वायरी करते हैं कि ये लड़का कैसा है, कैसे हैं,
वो इंक्वायरी में जितना हो सकता है वो लोग उतना इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, और जब पूरा आश्वस्त हो जाते हैं कि हाँ ये हमारे हिसाब का मिल गया मैच, तब जाके अरेंज मैरिज होता है। अब आप देखिए ये अरेंज मैरिज कितने सारे चीज़ों के बाद हो रहा है। इंक्वायरी करते हैं लोग, इंक्वायरी। लव मैरिज कैसे होता है? हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, ऐसे पहली नजर में प्यार हुआ है जैसे। पहला बस एक ही क्राइटेरिया लव मैरिज का, आंख मिली, नजर मिली, खो गया। कहते हैं कामदेव के 5 बार निकलते हैं। पहला है हर्षण। अब ये लव मैरिज वालों को भी पता नहीं होगा ये क्या लिख रहा हूं मैं। हर्षण, खूब खुशी होती है ना, मैं तुम्हारे लिए ताले तोड़ के ले आऊंगा। हर्षण इतना ज्यादा एक्साइटेड है कि उसको समझ नहीं रहा क्या बोलना है। मैं तुम्हारे लिए जान कूद के लगा दूंगी, कूद जाऊंगी, छत से कूद जाऊंगी। हर्षण, है ना। उसके बाद होता है कर्षण, इंटेंस अट्रैक्शन, एक दूसरे के बिना रहा नहीं जाता, कहा भी नहीं जाने, रहा भी ना जाए, ऐसा कर्षण हो जाता है। अट्रैक्शन, इंटेंस अट्रैक्शन। उसके बाद दोनों साथ आ जाते हैं, है ना, संबंध बन जाता है, और संबंध फ्रेंडशिप से लेके रिलेशनशिप तक बन जाता है। उसके बाद चालू होता है घर्षण, फ्रिक्शन। हे यू चीटेड मी। मैंने अपने कानों से सुने हैं, यू सन ऑफ बीच, यू बीच। और लड़की कहती है यू, आई एम ऐसे कुछ भी लोग इतना गुस्से हो जाते हैं ना, एक दूसरे को एकदम सीधा प्रहार करते हैं ना? लड़का बोलता है आई एम नॉट योर सन, ऐसा कुछ तो भी बोलते हैं। घर्षण, गाली देना, गाली गलौज की लेवल आ जाती है। उसके बाद घर्षण, कर्षण, घर्षण, शोषण। शोषण का मतलब है कि अब जो हम निकाल सकते हैं निकालो। एक्सप्लॉइट करो एक दूसरे को। तो क्या एक्सप्लॉइट करो? लड़की क्या करती है, उसका जितना बैंक अकाउंट खाली करके घूम फिर के जितना ऐश मौज करना है वो कर लेती है, उसको कहते हैं शोषण। जो माल निकल रहा है निकालो इसमें से। और लड़का जो है क्या करता है, लड़की को फिजिकली अब्यूज कर सकता है, ये हो गया शोषण। और इसके बाद होता है मरण। मरण मतलब जो दोनों अलग हो जाते हैं ना, जब टूट जाता है, फिर वो केएल सहगल 1950 का म्यूजिक बजता है। गम दी है मुझसे मिल, कितना नाजुक था दिल ये ना जाना, हाय हाय ये जालिम जमाना। मरण। लव वर्सेस अरेंज। अब दिक्कत नंबर 2, ये तो हो गया मैरिज के पहले की दिक्कत। मैरिज के बाद की दिक्कतें देखते हैं। आप इसको फोटो क्लिक कर लें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। लव मैरिज को देखते हैं। लव मैरिज को हम और डिस्क्राइब कर रहे हैं। देखिए, पहले के जमाने में प्यूरिटी जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। ये जो शब्द था ना सबसे इंपॉर्टेंट था, प्यूरिटी, शुद्धता। व्यक्ति की प्यूरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, लड़के और लड़की की प्यूरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसमें तो यंग गर्ल डेटिंग इज अननोन। यंग गर्ल इज गोइंग डेटिंग अनहर्ड, क्योंकि इससे क्या खत्म हो रहा है, प्यूरिटी। और मीडिया क्या बोल रहा है, डोंट वरी, है ना, बिग इशू फॉर ए स्मॉल टिश्यू। हरे कृष्ण, है ना, प्यूरिटी हैज least counted thing in the today's world, but in Vedic times they are unheard things that a young girl is dating, है ना। उसके बाद वो क्या करेगी बेचारी, अभी आज के सिस्टम में वो डेट करेगी, and she will keep dating till the time she gets the dream boy,
द बॉय ऑफ हिज आइडियल चॉइस, वो जिसको हीरो मानती है, जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक उसको डेट करते जाना है ना। इन द प्रोसेस वो कितने से फ्रेंडशिप करेगी, कितने बार इसका दिल टूटेगा, और वो टूटे हुए दिल को लेके समेट के गोला करके वापस कब तक वो जाके उस ड्रीम बॉय को जाके दे पाएगी, जब वो ड्रीम बॉय मिलेगा तब। और करते करते हो जाते 30 साल। 30 साल के बाद जो ब्यूटी है वो भी उतरने लगता है, और अब उसको सबसे बड़ा टेंशन आता है कि अब क्या, व्हाट इज नाउ नेक्स्ट फॉर मी। और ये स्टडी किया गया है, आई विल टेल द नेम, अब मैं आपको नाम ले लेके बोलूँगा क्योंकि ये मैटर ही ऐसा है। लॉरी गॉटलिब एक फेमिनिस्ट हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, शी हैज रिटन ए बुक, मैरी हिम द केस फॉर सेटलिंग मिस्टर गुड इनफ। ये बुक का नाम है, मैरी हिम द केस फॉर सेटलिंग फॉर मिस्टर गुड इनफ। तो मिस्टर गुड इनफ जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप खोजते रहिए, सेटलमेंट के लिए खोजते रहिए उनको, है ना। और ये कहती हैं कि कोई भी औरत जो 40 साल गुजार चुकी है फैमिली लाइफ में, उसको अब जाके पूछो कि तुमको अपने लाइफ में सबसे बड़ा चीज़ क्या चाहिए था, पैसा, घर, गाड़ी, ये वो लड़की, वो औरत कहेगी, ये कहती है, इसने अपने इंक्वायरी पे कहा है, वो कहेगी मुझे एक अच्छा पति चाहिए और अच्छे बच्चे चाहिए। ये सब चीज़ सब साइड में रखो, है ना। पति अगर बेवड़ा है, बेवड़ा मतलब दारू पीने वाला है, और अगर बच्चे अगर नालायक हैं, तो सब पैसा और सारा घर कोई काम का नहीं पत्नी स्त्री के लिए, वो पूरा जंजाल, वो माथा पीटते रहेगी अपना बस, है ना। और जब वो 30 साल तक मिस्टर गुड इनफ को खोज के जब थक जाती है ना, तब जाके उसको समझ में आता है, सी इज सेइंग, ये कह रही है, मैं उसके लाइन को एज इट इज बोलता हूं, एवरी वुमेन आई नो, नो मैटर हाउ सक्सेसफुल एंड एम्बिशियस, हाउ फाइनेंशियली एंड इमोशनली सिक्योर, फील्स पैनिक coupled with desperation if she hits 30 and finds herself unmarried। कह रही है कि जितनी स्त्रियों को मैं जानती हूं, मैं मतलब मैं नहीं, ये कह रही, लॉरी कह रही है, जितनी स्त्रियों को ये जानती है वो सबके सबका उसका अनुभव ऐसा है कि जितने भी पैसा कमा लिया हो, जितना भी फाइनेंशियली सिक्योर हो, कितना भी इमोशनली सिक्योर लेडी हो, हर चीज़ अपना जो अचीव कर लेती हो, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं दर्द होता है, कराह होती है, और वो खोजती है, डेस्परेशन होता है उसके जीवन में। और जब उसको 30 का उम्र आ जाता है ना, तब उसको लगता है कि अभी भी मैं अनमैरिड हूँ, मुझे कुछ तो नहीं मिला मेरे लाइफ में। ये खोज हर स्त्री को रहती है। ये स्त्रियाँ कह रही, मैं नहीं कह रहा। अगर कोई स्त्री ऐसा नहीं कह रही है तो पहले उसको भी मेजोरिटी में लाना पड़ेगा, क्योंकि सारी स्त्रियाँ कह रही है। एक कह रही है मतलब उसको किसी ने पैसा खिलाया है मेरे अगेंस्ट बोलने के लिए, है ना। लोकतांत्रिक सरकार में तो ये मानना ही पड़ेगा, सब लोग यही कह रहे हैं। तो सारे फेमिनिस्ट, ये फेमिनिस्ट है, फेमस फेमिनिस्ट है। अब वो कह रही है, एडवाइस दे रही है, सेटल 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 हो जाओ लड़कियों, सेटल हो जाओ, दैट्स राइट, यही सही चीज होगा। डोंट वरी अबाउट पैशन, अपने जीवन के पैशन के लिए वरी मत करो, ये कह रही। और इंटेंस कनेक्शन प्रोबेबली हैप्पीनेस इन सेटलिंग मेक्स यू हैप्पी इन लॉन्ग रन। आप अगर अपनी लाइफ को सेटल कर लोगे ना शादी करके, तो प्रोबेबली यू विल बी मोर हैप्पी देन एनी फाइनेंशियल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल सिक्योरिटी दैट यू आर गेटिंग। उन सारे सिक्योरिटी से सबसे बड़ा सिक्योरिटी आपका है, अगर आपका जो खालीपन है, वो खालीपन आपका एक अच्छे पार्टनर के साथ मिल जाए। और वो अच्छा पार्टनर आपको देखने से मिलेगा, ये तो हम पहले देख चुके हैं। आंखों से देखने से कैसे पार्टनर मिल सकते हैं, इसको इमोशनल, फिजिकल, ये सारा डिज्नी मूवीज इसमें यही दिखाते हैं। हाँ, यू डोंट नो देन हाउ कैन यू मैरी, किसी के साथ तुम कैसे जिंदगी बिताएगी,
सिमरन तू ऐसे लड़के के साथ जिंदगी बिताएगी जिसको तू जानती भी नहीं, है ना। फिर सिमरन और राज की शादी हो जाती है। बाद में सिमरन जो है वो अजय भैया के साथ निकल जाती है। राज हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते। ऐसा है कि सबसे बड़ा सेटलमेंट एक लड़की के लिए उसका एक अच्छा पति हो सकता है। और एक अच्छा पति लेने के लिए लड़की भी जितने यंग रहेगी उतना उसके साथ एडजस्ट कर पाएगी। जितना वो बूढ़ी होते जाएगी उसके लाइफ के फंडे वैसे फिक्स होते जाएंगे और एडजस्ट करना इम्पॉसिबल होता जाएगा। अब मैं अपर्णा ताई जी को सुन रहा था, यहाँ की महाराष्ट्र की बहुत बड़ी फेमिनिस्ट हैं और स्त्रियों के बारे में बहुत कुछ बोलती हैं और काफ़ी उनके फॉलोअर्स भी हैं। वो कह रही थी कि जितने भी घटस्फोट डाइवोर्स होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो रीजंस होते हैं, जो कमजोरी होती है, वो एक लड़की के कारण होती है। अपर्णा ताई जी कहती कि अगर लड़की थोड़ा सा शांत होकर सोचे तो इस सारी शादियाँ टूटने से बच सकती, और उन्हें कई बचाए भी है। हैट्स ऑफ टू हर सर्विस। तो इसलिए जो वो एडवाइस देती हैं वो ऐसा देती हैं। अब देखिए कि जो गर्ल होती है, जो लड़की होती है, पहले के ज़माने में होता था अर्ली मैरिज। क्यों भाई? थी 10 से लेके 16 साल तक शादी हो जाती थी। गवर्नमेंट के हिसाब से 16 साल की लड़की फ्लर्ट कर सकती है, लिव इन रह सकती है, शादी नहीं कर सकती। 18 साल में शादी करेगी। शादी.com पे 18 साल पे जाएगी। इसको कहते हैं हिपोक्रिटिकल बिहेवियर। लिव इन करो 16 में, शादी करो 18 में, ठीक है। और अफेयर करो और अनऑफिशियली ये सब 10 से चालू हो जाता है। क्यों? 10 से नहीं तो कम से कम 12 से। शादी 10 से क्यों कराते थे? उसका रीजन है, देखिए क्या रीजन है। 10 साल जो है ना, 10 साल की उम्र में अगर मैरिज होता है, 10 ईयर्स अगर इसमें मैरिज हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़की लड़के के पास चली जाती है, केवल मैरिज हो जाता है बस। मैरिज हो जाने से क्या होता है, लड़की को समझ में आता है मेरा कोई पति है, और लड़के को भी समझ में आता है मेरी कोई पत्नी है। ये दोनों के माइंड में फिक्स हो जाता है। अब जब लड़की 10 साल की शादी हो जाती है तो उसके बाद 2 प्रथाएं होती है। 2 टाइप का उसमें मॉडल था फिर, है ना, कि वो जब प्यूबर्टी अटेंड करती है, मान लो कि 14 साल में प्यूबर्टी हो गया, तब वो पति के पास जा सकती है। अब आप बोलेंगे 14 साल तो कम उम्र है। मैं बोलता हूँ गाय, कुत्ता, बिल्ली, पेड़ पौधा, जब उनको प्यूबर्टी आता है उनकी शादी हो जाती है। बेचारा एक आदमी ही है जो मजबूर है। और किसने नियम बनाया? आदमी ने ही आदमी के लिए नियम बनाया कि आदमी प्यूबर्टी के बाद मिल नहीं सकता है। दुनिया वालों मैं जा रहा हूं। उसके बाद क्या होता है, जब ये लड़की प्यूबर्टी के एज पे आती है, लड़का जब प्यूबर्टी के एज पे आता है, दोनों साथ रहते हैं, इतना ज़्यादा बॉन्डिंग हो जाता है दोनों के बीच में कि अगर आप ऐसे व्यक्ति को जो ऐसे इस तरह से जी चुके हैं, 10 साल 20 साल जो ऐसे निकाल चुके हैं, इनको आप किसी हालात से सेपरेट भी कर दोगे ना, ये लोग एक दूसरे का सोच के मर जाएंगे। इतना प्यार होता है इनके अंदर, इतना प्यार इनके अंदर होता है, क्योंकि उन्होंने एकदम राइट एज में उन्होंने अपने एक दूसरे को पार्टनर को चुना था। एज का इतना बड़ा फैक्टर है अर्ली मैरिज का। अब क्या हो रहा है, जब वो पुबर्टी आया तब तो किसी ने उसको मिलने नहीं दिया, शादी करने नहीं दिया, तब उसने अपना एक बॉयफ्रेंड बनाया। सोशल प्रेशर, पीयर प्रेशर, सारी लड़कियों के बॉयफ्रेंड है, मेरा क्यों नहीं। अब उसने बॉयफ्रेंड बनाया 14 में, क्लास 10 में बॉयफ्रेंड बन जाता है आराम से। सब जान रहे हैं, ऑफ द लाइन है ये, है ना, कोई डाटा नहीं निकाल रहा हूँ मैं इसका, है ना मैं एग्जांपल्स देना चाहता हूँ रियल लाइफ से, किसी का नाम भी खराब हो जाएगा। लेकिन 10th स्टैंडर्ड में सबके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं, है ना। जो बच गए मतलब जरूर परिवार वालों ने बहुत अच्छे संस्कार देकर रखे तो ही बचे। अब उसके बाद 14 से लेके 30 तक ये चलता रहेगा, है ना। हिट 1, हिट 2, हिट 3 टिल द टाइम यू गेट द राइट हिट, है ना। तब तक आप हिट पे हिट मारते रहो, है ना, और दिल के टुकड़े 1000 होते रहेंगे और गोला करके सबको किसी को दो ले जाके।
तो फेमिनिस्ट लोग इसका सॉल्यूशन बताते हैं ये सब झमेले का, बोलते स्टे सिंगल, अकेली रहो यार, पति को ही छोड़ दो, अकेली रहो, एंजॉय करो, बच्चे रखो लेकिन खुद रहो। अब सोचो एक लड़की है, वो जॉब भी करे, बच्चे भी संभाले, हेल्थ का भी ध्यान रखे, अपना बच्चों का, पैसे भी कमाए, सब कमाए, ये फेमिनिस्ट लोगों का वो कहना है। वो ज्यादा कठिन है कि पति पैसा कमाए या एक आधा वो करे आधा ये करे, वो ज्यादा आसान है। अरे बेवकूफों, जरा समझो कि अगर दोनों शेयर करेंगे तो आधा आधा लोड होगा ना, और दोनों एक को पूरा लोड आएगा तो पूरा लोड आ जाएगा, है ना। इसलिए ये जो एडवाइस है कि डोंट स्टे सिंगल, एकदम ये थर्ड क्लास ऑप्शन है स्टे सिंगल वाला। अब हम इससे भी थोड़ा अर्ली मैरिज, हाँ, एक अमेरिकन ने, हमारे एक भक्ति विनोद प्रभु है इस्कॉन, उनको एक अमेरिकन दोस्त ने कहा, हे यू इंडियंस, यू हैव चाइल्ड मैरिजेस, एंड देन ही सेड, हे यू अमेरिकन्स, यू हैव चाइल्ड प्रेगनेंसीज, which one is better? Then the American said, child marriage is better. भारतीयों को कहा जाता है कि भारत में बाल विवाह होता है, ऐसा अमेरिकन व्यक्ति ने कहा। तो हमारे बड़े गुरु भाई ने कहा, अरे मूर्खों, अरे अमेरिकन, तुम्हारे यहाँ तो बाल विवाह नहीं, तुम्हारे यहाँ तो बाल गर्भाधान हो जाता है, बाल गर्भ ठहर जाता है। कौन सा अच्छा है, बाल गर्भ या बाल विवाह? तो बोलता बाल विवाह अच्छा है, दोनों के बीच में यही अच्छा है ना। अब जो है अर्ली मैरिज के बाद एक जो इससे भी जो ज्यादा ज्वलन चीजें उस पर आ रहे हैं, मोनोगेमी वर्सेस पॉलीगेमी, एक शादी या अनेक शादी। कई बार लड़कियां कहती है कि वैदिक समय में केवल लड़कों को ज्यादा शादी करने का अधिकार था, लड़कियों को नहीं था। तो आप जाके द्रौपदी की कहानी पढ़ें, प्रचेता की पत्नी जो थी, 10 प्रचेता थे, उनकी कहानी पढ़ लें, ऐसे कहानियां भी हैं। लेकिन कोई वैलिड रीजन नहीं था कि अब मोनोगेमी और पॉलीगेमी का आपको स्टोरी इधर से सुनिए, प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए क्या हो रहा है ना। वैदिक समय में पॉलीगेमी था। एक राजा दशरथ थे, उनकी 3 पत्नियां थी। कई से राजा थे, इनकी 1 से या 2 3 4 पत्नियां थी, ज़्यादा भी पत्नियां थी, है ना। इसके साथ जब चित्रकेतु जो थे, उनको तो बहुत सारी पत्नियां थी, है ना। 1 करोड़ पत्नियां थी। कृष्ण भगवान को 16,108 रानियां थी। पॉलीगेमी चलता था। अब उसका रीज़न क्या है? कभी भी सोसाइटी में जो फीमेल पॉपुलेशन है, ये हमेशा मेल पॉपुलेशन से ज़्यादा होता है। स्त्रियों की संख्या हमेशा ज़्यादा होती है, तो कुछ स्त्रियां बचेंगी। अगर उनका विवाह नहीं हुआ, अगर वो स्त्री अकेले रह गई, तो जो स्त्री अकेले रह गई उस पर समाज का जो कुदृष्टि है वो पड़ जाता है। और समाज की कुदृष्टि से बचाने के लिए एक प्रथा थी कि अगर ये पुरुष चाहे तो 1 से ज़्यादा विवाह कर सकता है। अब आप बोलेंगे ये आज के लिए प्रैक्टिकल है क्या? बात प्रैक्टिकल है क्या नहीं, बात सच क्या है और किस लिए रीजंस बनाए गए। आज फीमेल पॉपुलेशन कम इसलिए है क्योंकि गर्भ को गिरा दिया जाता है, और चोरी छिपे बहुत जगह टेस्ट करके उसको ऐसे भी गिरा देते हैं लोग। ये भी एक कुप्रथाएं हैं। अगर सच में सारे बच्चों को अगर आने दिया जाएगा तो फिर से ये पॉपुलेशन ऐसे ही हो जाएगा जैसा ये ओरिजिनल था। ये बात सच है। जहाँ भी अगर गर्भ को टर्मिनेट ना किया जाए, बेटी बचाओ अगर किया जाए, तो जरूर ये संख्या बढ़ेगी। लेकिन तब ये मैरिज कैसे होता था? ये सब लोग ऐसा, सारे के सारे पुरुष पॉलीगैमी नहीं करते थे। जो बहुत सशक्त थे, बहुत पैसे वाले थे, या बहुत जिनके पास बहुत साधन संपन्न व्यक्ति थे, जो इतने 1 से ज़्यादा स्त्री मेंटेन कर सकते हैं, वही करते थे। एक स्टडी किया गया कि स्त्रियों के बीच में अगर पूछा गया तो स्टडी में पाया गया कि कई स्त्रियां जो हैं ऐसे पति को पसंद करेंगी जो बहुत ही बड़ा आदमी हो और वो मेंटेन कर सके। अगर को वाइफ हो तो भी चलेगी, लेकिन अगर पति काफ़ी स्त्रियां इसको ऑप्ट करेंगी, सारी नहीं करेंगी, काफ़ी ऑप्ट करेंगी। तो ये भी एक फोर्स प्रथा नहीं थी, ये एक चॉइस वाली प्रथा थी। चॉइस में जैसे
अर्जुन जो थे वो पहले द्रौपदी से विवाह किए, वो भी द्रौपदी ने स्वयंवर से उनको शादी करके लिया था। दूसरा शादी जो अर्जुन की है सुभद्रा के साथ, सुभद्रा को पता था कि इसकी एक पहली शादी हुई है, उसके बाद भी सुभद्रा, अब आप कहेंगे सुभद्रा ने कैसे चॉइस किया, जरा बताइए। अर्जुन गए सुभद्रा के घर द्वारका, और सुभद्रा का 2 भाई था, दोनों बड़े बड़े हिटमैन थे, एक था कृष्ण एक था बलराम। कृष्णा एग्री कर रहा था शादी होने के लिए, बलराम एग्री एकदम नहीं कर रहा था। बलराम चाहते थे कि सुभद्रा की शादी दुर्योधन से हो। कृष्ण ने अर्जुन के साथ मिलकर प्लान किया, और प्लान हुआ कि अर्जुन जो है सुभद्रा को लेकर भाग जाए, ये प्लान हुआ। अब जब भागने का टाइम आया तो अर्जुन ने और दिमाग लगाया, सुभद्रा को बोला तू घोड़े चला और तू भगा मुझे, क्योंकि अगर मैं भगाऊंगा तो जितने तेरे ये भाई लोग हैं ना, इधर करोड़ों भाई बहन तेरे रह रहे हैं, सब लोग मिलके मेरे को मारेंगे और शादी के दिन ही बवाला हो जाएगा। तो सुभद्रा ने अर्जुन को पीछे बिठाया और खुद घोड़े भगाने लगी। अब बलराम जी देख रहा है, बहन एक लड़के को भगा के ले जा रही है यहां से। तो ये जो पॉलीगैमी था, इट वॉज ए मैरिज ऑफ चॉइस। ये चॉइस से मैरिज हुआ करते थे, अपने मन से नहीं। उसके बाद सुभद्रा उसको भगा के अर्जुन को ले गई दिल्ली, गुजरात से दिल्ली रात भगाया सुभद्रा ने। हाँ, सैराट, पहली सैराट वो थी। और जब दिल्ली पहुंची, हस्तिनापुर जब पहुंची, तो द्रौपदी का साइकोलॉजी कितना अच्छा रीड करती है, सीधा जाके द्रौपदी के पैर पे गिर जाती है। और द्रौपदी ने देखा कि अर्जुन के साथ कोई आई हुई है, उसको उठा के गले लगा लिया और छोटी बहन करके उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब इससे इतना उन दोनों के बीच में प्रेम था, ये भी इसमें आप महाभारत पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। अब आते हैं आज के ज़माने में क्या होता है, पॉलीगैमी होता है कि नहीं। आप नाम ले लेके बोलना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप यही से चालू करते हैं। ही इज ए सीरियल मोनोगेमिस्ट। सीरियल मोनोगेमिस्ट का मतलब एक शादी तो एक ही है, लेकिन एक लड़की जब थोड़ी बूढ़ी होने लगती है, एजेड होने लगती है, उसको छोड़ के दूसरी शादी कर लेते हैं। दूसरी होने लगी तो उसको छोड़ के तीसरी कर लेते हैं। तो हो गया पॉलीगैमी, पॉलीगैमी हो गया। लेकिन इतने लड़कियों को उन्होंने जो छोड़ दिया, वो बेचारी अनाथ, मतलब वो जो ये इनके साथ जो खुश थी, अब उनको कोई नया वही खोजना पड़ेगा, द हिट, द बेस्ट हिट। अब उनको वही आइडियल कोई खोजना पड़ेगा, द 10th हिट, द 11th हिट। आई डोंट नो व्हेन विल बी द फाइनल हिट, है ना, मे बी दैट विल बी दैट फाइनल हिट। सीरियल मोनोगेमिस्ट हैं लोग, और ऐसे कितने हैं, मैं नाम ले लेकर बोल सकता हूं। लैरी किंग, ये भी बहुत फेमस व्यक्ति हैं, सीरियल मोनोगेमिस्ट। एक शादी करते हैं, फिर छोड़ के फिर दूसरी करते हैं, तीसरी करते हैं। मतलब जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, है ना। महाराज एक व्यक्ति हैं, बहुत एजुकेशन में बहुत फेमस हैं, और राज्यपाल भी रह चुके हैं बहुत जगह। 4 शादियां करके बैठे हुए हैं, है ना, अभी बूढ़े हैं। और जब वो आए थे एक जगह प्राइज देने के लिए, तो वो प्राइज देने के लिए खड़े हुए, वहां पे 2 हीरोइनें आ गई उनके सामने। तो लोग उनको छोड़ के लोग हीरोइनों के साथ सेल्फी ले रहे हैं, और वो भी सब लोग हीरोइंस को देख रहे हैं, और वो भी हीरोइंस को ही देख रहे हैं। कोई ये नहीं समझ रहा है कि क्या हो रहा है। केवल वहां 2 बाबा बैठे थे, उनको ही दिख रहा था कि सब लोग, सब मूर्ख एक हीरोइनों को देख रहे हैं और कहीं कोई नहीं देख रहा है ना। एक बार अकबर बीरबल से कहता है, ये काम कब जाता है आदमी के अंदर से। बीरबल कहता है कभी जाता नहीं। बोला नहीं, मरने के पहले तो जाता होगा, बुढ़ापे में। बोला एकदम नहीं जाता। बोला नहीं, मैं नहीं मानता। बीरबल बोला एक काम करो, अपनी बेटी को खूब सजा धजा के लेके निकलो, हम एक जगह जाएंगे। तो उसको सजा धजा के बेटी को, बड़ी बेटी थी, उसको लेके गए वो, और एक छोटे से झोपड़ी में गए। और झोपड़ी में एक आदमी जो है ना, मरे सा था, एकदम 90 साल का था, मरने वाला था। तो उसको बताया जहां पना अकबर आ रहे हैं। हाँ, ऐसा बेचारा एकदम मरा हुआ था, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर बीरबल ने बेटी को बाहर से इशारा किया, अंदर आ जा। बेटी अंदर आई, छन 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 छन। बूढ़े ने आंख ऐसा किया, बीरबल ने अकबर को देखा, अकबर ने ऐसा किया। तो ये जो सीरियल मोनोगेमिस्ट हैं, इनसे अच्छा एक फेथफुल पॉलीगेमिस्ट है, इनसे काफी अच्छा है।
क्योंकि वो जिम्मेदारी ले रहा है। और कई लोग तो फ्रैंक पॉलीगैमिस्ट हैं, उनके मैं नाम तक लेना नहीं चाहता है जो खुलम खुला ही रखते हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि ये प्रथा आज भी है। अब आज के तारीख में जो स्त्रियां कह रही हैं, ए लेडी इज राइटिंग दिस कि इंदिरा मेश्राम माता जी जो हैं वो अपने बुक में लिखती हैं, I'll highly recommend this book, How I Achieved Real Success, इंदिरा मेश्राम। ये माता जी ने बुक लिखा है और ये कहती हैं कि जो पुरुष होते हैं वो सबके बारे में नहीं कहा है, एक जनरल स्टडी है, ये जो पुरुष होते हैं वो दूसरे जगह दूसरी स्त्रियों को भी देखने लगते हैं, और जब वो देखने लगते हैं ऐसे, और उसको यहाँ पे मोनोगेमी करके रिस्ट्रिक्ट कर दिया है लाइफ को, तो फिर क्या होता है, उसके पास ऑप्शन नहीं है, बल्कि इलिसिट सेक्स उसका एक ही मात्र सहारा बचता है ना। लेकिन पॉलीगेमी जो है उसको रोकने के लिए एक सहारा है। ऐसे स्त्री को भी सहारा मिल गया, पुरुष को भी एक सहारा मिल गया। ब्रिटानिया इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कहता है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पॉलीगैमी का फायदा बताता है। कहता है कि पॉलीगैमी में क्या होता है, स्पेसिंग होता है। स्पेसिंग मतलब अगर एक स्त्री गर्भवती है तो दूसरे स्त्री को उसको सेवा करने का, उसके साथ उसको मतलब घर संभालने का उसको जो चांस रहता है वो मिल जाता है। और डिस्टेंसिंग होता है, बच्चों के बीच में डिस्टेंसिंग आता है, और जो है वो सारे रोल्स डिवाइड हो जाते हैं, तो हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर एक प्रेगनेंसी के बाद 2-3 साल का गैप मिलता है उसको अगले, तो उसका जो गर्भ भी है वो उसको सही रहता है ना। इस तरह से ये जो है ये हेल्थ बेनिफिट्स बहुत होते हैं पॉलीगैमी के। अब आप बोलोगे कि अच्छा, अगर आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया पॉलीगैमी को तो क्या आज सिचुएशन बना, सो देखिए भारत में, केवल भारत में आज से 5 साल पहले का डाटा है ना। डॉक्टर अमित द्रविड़ इज HIV सुपर स्पेशलिस्ट इन पुणे, we were sharing some time together, some lecture together, so they shared that information. 25 lakh people in India are HIV positive on paper है, ऑन पेपर डाटा है। 25 लाख लोग ऑन पेपर, जिसमें कि करीब पुणे में 1 लाख, और मुंबई, आखा मुंबई दोन ओए हामी टॉपर है। और इसमें 40% युवा हैं, 1 लाख में 40,000 युवक युवतियां हैं। अगर आप कभी बीजे मेडिकल कॉलेज, ससून हॉस्पिटल, कभी मैं जब रहता था वहाँ पे लड़के लड़कियों का मैंने लाइन देखा है, जो 14 साल 15 साल के लड़के लड़कियां मुंह में रुमाल लेके खड़े हैं HIV का ड्रग लेने के लिए, फ्री में मेडिसिन लेने के लिए। ये अच्छी बात है क्या? एकदम अच्छी बात नहीं है ना। मुंह छिपा के दवा ले रहे हैं, जिंदगी दवाओं से खींचेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने जो लड़कियों को फ्री मिक्सिंग करके, लेट मैरिज करके फ्री मिक्सिंग करने को रखा है, और जो पॉलीगैमी नहीं है तो पुरुष जो है इधर उधर जा रहे हैं, तो HIV यहाँ से वहाँ फैल रहा है, वहाँ से यहाँ फैल रहा है। ये पॉलीगैमी एक सिस्टम है, सबके लिए कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल सिस्टम है, जिस सिस्टम के तहत एक से अधिक विवाह अलाउ किया गया है। और जिसको इस सिस्टम पे कोई प्रश्न पूछना है, विवाद करना है, हमें कहीं भी बुला लें, हम आने के लिए तैयार हैं, या हम में से किसी को भी बुला लें, कोई भी आ सकता है। अगर कोई पुरुष अपने एक ही स्त्री से प्रसन्न है और एकदम अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी बात है ना। हम उनके चरणों के धूल को सर पे रखेंगे, है ना। लेकिन जो सिस्टम है वो सिस्टम है, इसमें दिक्कत भी है। जैसे मोनोगेमी, हर सिस्टम के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव होते हैं, कंपेयर करने के बाद फिर जो बेस्ट है वो एक्सेप्ट किया था। पॉलीगैमी की दिक्कतें हैं, पॉलीगैमी की दिक्कत है, को वाइफ जेलेसी होगी, है ना। स्त्रियां आपस में जलेंगी, लड़ाई वड़ाई करेंगी, है ना। चित्रकेतु के रानियों ने किया था, अपने बच्चों को मार दिया था, कृत्यदिति के जो को वाइफ थे, है ना। कुछ ना कुछ तो उसमें रहेगा ही, है ना। हाँ, इसलिए इसके कुछ पॉइंट्स को कम करने के लिए ये मोनोगैमी को एक्सेप्ट करना, कहीं
ये इतना बड़ी बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। और ये कुछ ही कंपलसरी नहीं है, ये कंपल्सन नहीं है कि पॉलीगैमी ही हर व्यक्ति करे। एक ऑप्शन दिया गया है, जो इतने संपन्न हैं, जो संभाल सकते हैं एक से ज़्यादा स्त्रियों को, वो रख सकते हैं, एक ऑप्शन दिया गया है। और कोई लड़की कहती है कि लड़कियों को एक से ज़्यादा पति के लिए ऑप्शन क्यों नहीं दिया है, कोई वैलिड रीज़न बताइए कि ऐसा क्यों करना चाहिए। टेल अस ए वैलिड रीज़न। ठीक है, अगर वैलिड रीज़न था तो द्रौपदी ने किया था, प्रचेताओं ने किया था, कुछ वैलिड रीज़न थे वहाँ पे। इन जनरल ऐसे वैलिड रीज़न नहीं पाए जाते। यस। और आखिरी पॉइंट, डाउरी। डाउरी लेना चाहिए कि नहीं। जो लड़की होती है उसको अपने पिता के यहाँ से जो चीज़ मिलता है वो डाउरी है, क्योंकि वो भी तो रह रही है ना उस घर में, उसका तो हक है ना। तो जब वो शादी दिया जाता है तो अपनी इच्छा से बाप जो है बेटी को कुछ डाउरी दे के भेजता है, उसका राइटफुल क्लेम है। और इस डाउरी पे ससुराल वालों का कोई हक नहीं। जो डाउरी पे, एक लड़के ने एक बार मुझे फ़ोन किया कि जो मेरी वाइफ के जो सोने हैं वो हम बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं क्या। मैंने बोला एकदम नहीं कर सकते हो, अगर हिजड़े हो तो कर लेना। वो सोने का अधिकार, उस डाउरी का अधिकार इस लड़की का फुल है। और अगर जब लड़की मान लो कि वो स्त्री मर भी गई, गुजर भी गई, तो ये जो उसका डाउरी का पैसा है उसके बेटियों को मिलेगा, बेटों को नहीं मिलेगा। अगर बेटियां नहीं हैं, बेटे ही हैं, तो बेटों की जो बेटियां हैं उनको मिलेगा। ये ससुराल वालों की संपत्ति होती नहीं। इसलिए डाउरी लेना ठीक है, लेकिन डाउरी प्रेशर पे लेना ठीक नहीं। डाउरी का अधिकार एक लड़की का अपना अधिकार है, जो अपने मायके से वो लेके जाती है, लेकिन उसको मांगना ठीक नहीं कि इतना डाउरी दे दीजिए, भिखारी वाला काम। भीख मांगना नहीं। जो लड़की डाउरी लेके आती है वो एकदम खुशी से एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट मतलब अपने लिए नहीं, तो लड़की एक्सेप्ट करके लड़की अपने पास रख सकती है। और कुछ इमरजेंसी हो गया तो उसके लिए यूज कर सकती है। अगर इमरजेंसी नहीं हुआ तो फिर बेटी को जाएगा या बेटे का बेटियों को जाएगा, इस तरह का सिर्फ जाएगा। इमरजेंसी में वो फिर यूज कर सकते हैं, अदरवाइज रेगुलर में ये डाउरी का पैसा छुआ नहीं जा सकता। हरे कृष्ण। तो हमने 3 चीज़ें देखी, लव मैरिज और अरेंज मैरिज देखा, पहले मोनोगैमी पॉलीगैमी देखा, है ना। लव मैरिज और अरेंज मैरिज में हमने देखा कि अरेंज मैरिज ज़्यादा टिकते हैं, लव मैरिज कम टिकते हैं। फिर भी अगर किसी ने लव मैरिज किया है तो मेरी प्रार्थनाएं उनके साथ हैं कि टिके रहें, क्योंकि इसलिए मैंने कह दिया इसलिए मत तोड़ लो भाई। और मोनोगैमी और पॉलीगैमी में भगवान राम ने एक पत्नी व्रत लिया था, मोनोगैमस थे, है ना। कृष्ण भगवान ने अनेक शादियाँ की थी, दोनों अपनी जगह पे सही हैं। कृष्ण भगवान ने अनेक शादियाँ इसलिए किया कि जो लड़कियों को उन्होंने वहाँ से बचाया, उन लड़कियों के पास भी दूसरा ऑप्शन नहीं था, समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता था। उनको शेल्टर देने के लिए उन्होंने 16,108 शादियाँ की, है ना। राम भगवान के पास खैरियत से ऐसे कोई मौके नहीं मिले उनको, जहाँ पे ऐसा उनको कुछ शेल्टर देना पड़ा किसी को, इसलिए एक पत्नी व्रत लेके वो निकल गए। एक शूर्पणखा आई थी, वो भी तो डिस्को डांसर ही थी, और वो अपना नाक कटवा के भाग गई। लेकिन पॉलीगैमी अलाउड था, और पॉलीगैमी करने से समाज में एक शांति व्यवस्था बनी रहती है। अगर मोनोगैमी कंपल्सन हो जाएगा तो जो निम्न कोटि के जो पुरुष हैं वो जरूर ही समाज को गंदा करेंगे, कुल स्त्रियों को गंदा करेंगे, कहीं ना कहीं समाज में गंदगी फैलाएंगे। उस गंदगी को बचाने के लिए ऐसा सिस्टम बना के रखा गया था कि जिससे कि समाज एकदम संतुलन में चलता रहे। और अगर आपका फिर भी कोई इस पर टीका टिप्पणी कटाच हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम उसको कल एड्रेस करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय।